चलिए आज से वेक्टर्स शुरू करेंगे। वेक्टर्स की बात करनी है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में आइडिया होना आना चाहिए। फिजिक्स के अंदर हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। वर्क, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, पावर, वर्क, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ी, सारे नाम सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होता है। एवरीथिंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब मुझसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि फिजिकल क्वांटिटीज किन चीजों पे डिपेंडेंट होती हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए मुझे वर्क को एक्सप्लेन करना है, मुझे कहना है कितना है, तो मेरे पास दो चीजें हैं। एक चीज है उसकी वैल्यू बता दीजिए और एक चीज है उसकी डायरेक्शन बता दीजिए। जैसे क्या कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि कल आप शाम को बड़ी स्पीड में जा रहे थे, तो कितनी स्पीड थी, बोला कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तुम चल रहे थे बाइक पे या स्कूटी पे या कार पे, तो स्पीड बता दी। लेकिन उसी जगह पे किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप कर दिया आपसे कि किस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो किसी ने बताया कि वो भिवाड़ी मोड़ से भिवाड़ी की तरफ जा रहे थे, भिवाड़ी मोड़ से एमपीएस स्कूल की तरफ जा रहे थे, या एमपीएस स्कूल से उस तरफ जा रहे थे, एचडीएफसी बैंक से या मॉल की तरफ जा रहे थे, जेनेसिस मॉल की तरफ जा रहे थे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे और आप उसमें एक सिंगल क्वेश्चन और ऐड कर दें, इन विच डायरेक्शन, और क्वेश्चन अगर आपको सेंसिबल लगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन सेंसिबल है, उसका आंसर भी होना चाहिए, तब वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाती है। हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट या डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें वैल्यू तो चाहिए चाहिए भाई, उसकी वैल्यू कितनी है, मास इतना है, लेंथ इतनी है, टाइम इतना है, वेलोसिटी इतनी है, स्पीड इतनी है, पावर इतनी है, वर्क डन इतना है, और एनर्जी इतनी है। ये सारे फैक्टर्स हमको एनर्जी मिल गए वैल्यू के तौर पे। लेकिन वैल्यू के साथ साथ अगर हमको इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ने लगे तो हम कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह एक्सप्लेन करने की डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो तो वो पर्टिकुलर वक्त तो अब मुझे जरा ये समझना है कि मैं किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूं। कंपोनेंट फॉर्म क्या कहता है? कंपोनेंट फॉर्म कहता है कि कोई भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन उठा ली जाए, उसी के अलोंग मूवमेंट पॉसिबल है। आपने चेस खेला होगा, सभी लोगों ने चेस खेला होगा, उसमें हाथी का मूवमेंट देखा है, जो आपका रुख होता है, कैसा चलता है वो? सीधे चलेगा, बाएं चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तिरछा नहीं चल सकता। बाकी सभी लोग डायगनली वगैनली मूव कर सकते हैं, बट एक रुख ही ऐसा होता है जो स्ट्रेट जाएगा, मूवमेंट देगा। एग्जैक्टली वही मूवमेंट है। आपने एक छिपकली को एज्यूम किया, छिपकली आपके सिर पे गिरे तो आप डर जाएंगे, लेकिन फिर भी अब क्या किया जाए, मजबूरी है। समझाने का तरीका यही, याद रखने का तरीका भी यही। छिपकली पहले आपकी दीवार की जो किनारे एक लाइन दिख रही है ना, जैसे एक कॉर्नर से जहां पर आप बैठे हो उसके सामने ऊपर छत का एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, एक फ्लाई उड़ती है, वो फ्लाई उड़ते उड़ते सीधे सिर पे आके आपके बैठती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल आपको मिल गया। इनिशियल पॉइंट वो कॉर्नर है और फाइनल पॉइंट आपका सर है, डायरेक्ट उड़ करके आए। उसको मैंने ग्राफिकली वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब मैंने दूसरे की मूवमेंट को चेक किया, छिपकली भी चल रही, तो पहले वो उसको इस पॉइंट तक पहुंचना है, मान लीजिए सबसे पहले वो इस तरफ चलेगी, फिर नीचे की तरफ कुछ चलेगी, फिर वो छिपकली चलते हुए पहले कुछ यूनिट एक्स में कवर करती है सपोज, फिर वो कुछ यूनिट लेट वाई में कवर करती है, फिर वो कुछ यूनिट लेट जेड में कवर करती है। तो मैं इसको कैसे बोलूं? टू कवर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, it has to move
x unit in x direction, y unit in y direction, z unit in z direction. ax, ay, az. अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा. To cover the vector from initial to final, I have to cover ax unit in the direction of x along with ay unit in the direction of y along with az unit in the direction of z. मैंने लैंग्वेज बोली. मुझे इनिशियल से फाइनल पहुंचना है. किसी भी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है. तो एक तरीका था फ्लाई वाला, जिसने डायरेक्ट मूवमेंट दे दिया, डायरेक्ट चली गई, ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. एक और तरीका था कि देखो भाई, स्टैंडर्ड डायरेक्शन जब बना दी गई है, हमने 3 स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं. कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड के, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप. हमने डायरेक्शन वाइज बात कर रखी है. तो क्यों ना हम केवल स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में चलें? व्हाई वी शुड गो फॉर द रैंडम डायरेक्शन? तो उसने यही कहा कि जो कंपोनेंट्स की बात करता है, तो कंपोनेंट्स हैं इसके ax, ay और az. ये कैसे मालूम चलेंगे, अब आपको समझ में आने लग रहा होगा धीरे धीरे. टू कवर द वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, I have to cover ax unit in the direction of x along with ay unit in the direction of y along with az unit in the direction of z. x unit, y unit और z unit. x unit, y unit और z unit. साथ में सिंबल लग गया. In the direction of x, in the direction of y, in the direction of z. जैसे मैं कहूं, डिस्प्लेसमेंट से समझते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा. 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप. आपको इसको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है. डिस्प्लेसमेंट आपको इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. हम लिखेंगे मैथमेटिकली, लेकिन स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो हमें आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा. अब मान लो मुझे इसको यूनिट के वाइज को ऐसे मुझे वेक्टर दे रखा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r की वैल्यू दे रखी है 10 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 30 k कैप. तो मैं इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखूं? सभी लोग अपना अपना स्टेटमेंट लिखिए और मुझे बताइए. क्योंकि स्टेटमेंट क्लियर तो नोटिफिकेशन नोटेशन जो दे रखा है वो भी क्लियर, फिर दिक्कत नहीं आने वाली. फिर आप समझ चुके हैं कि मतलब क्या है. ये जोड़ घटाना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है. 10 along x axis and 20 along y axis and 30 along z axis. ठीक है. और भी अच्छे तरीके से बोलूं, मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? To cover the displacement from initial to final, I have to move 10 units in positive x direction, 20 units in positive y direction, 30 units in positive z direction. I have to cover x, y and z. R vector, yes. सभी लोग समझ रहे? सब लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए. इनिशियल से फाइनल जाने के लिए या वेक्टर को कवर करने के लिए, वेक्टर की उसको फिर हम नाम बदल देंगे, इसको कंपोनेंट्स बोल देंगे. कोई जरूरी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट ही हर बार. फोर्स हो जाएगा तो न्यूटन बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी. तो उसको दूसरे तरीके से, लेकिन समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान होता है. कि एक छिपकली इनिशियल से फाइनल पहुंचती है डायरेक्ट, और एक छिपकली और एक मक्खी उड़ते हुए सीधे डायरेक्ट पहुंचती है, और एक छिपकली एक्स में चल के, वाई में चल के और जेड में चल के पहुंचती है. सभी लोग ठीक है? अभी भी कई लोगों ने आंसर नहीं दिया है. सबको आंसर देना है भाई. ठीक है, मैं समझ लेता हूं कि अभी भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत है लोगों को. हाँ, कई लोगों ने दे दिया आंसर, बहुत बढ़िया. लेकिन अभी भी कई लोगों ने आंसर नहीं दिया है. ठीक है, फिर समझिएगा. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, मैं इस पे इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. मैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन बता दूंगा, आप फटाफट निकाल भी लेंगे, लेकिन बाद में समझने में दिक्कत आने लगेगी.
आप उसको समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, तो इसलिए समझना पहले जरूरी है, बाद में ये सब मैथमेटिक्स वगैरह जो हल्की फुल्की लगेगी वो सब बहुत ईजी सी है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। वो सीधे फॉर्मूले हैं, वो तरीके हैं, उनको डायरेक्ट अप्लाई करो, आंसर आता है अपने आप। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोलूंगा ax को मैं बोलूंगा x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बोलना ठीक नहीं है, वेक्टर ए बोलना ठीक है, क्योंकि एरो लगने का मतलब है वेक्टर ए बोला गया। ax इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्या लिखोगे इसको? प्रोजेक्शन, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और क्या लिख सकते हो? टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल one has to cover ax unit in x direction। पढ़ लीजिए, तीनों नाम है इसके, लिखने का तरीका है। ये भी सॉरी, मैं म्यूट हो गया था, मैं बता भी गया काफी कुछ। निखिल सही हो बेटे। और दिस वेक्टर को सबको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार अब आने वाला है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई कहे कि व्हाट इज माय एक्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब लोग सोचते हैं जोड़ घटाना हो रहा है, नहीं, जोड़ घटाना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसको अगर मैथमेटिकली लिखने की बजाय समझाने के लैंग्वेज में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, टू कवर द वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल आई हैव टू कवर ax unit in the direction of x along with ay unit in the direction of y along with in the direct az unit in the direction of z। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने के बजाय उसने मैथमेटिकली, अब ये जोड़ घटाना नहीं कि 10 + 20 = 30। अब लोग बोलेंगे 10 + 20 = 30, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 20 30, 30 20 50 10 60। बच्चों वाला गेम पुराना याद है? क्या वैल्यू इसकी 60 आएगी? जोड़ना नहीं है ये, क्योंकि इनमें डायरेक्शन जुड़ी हुई है। 10 यूनिट x में, 20 यूनिट y में, 30 यूनिट z में। निगेटिव भी हो जाए तो भी कोई मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 i कैप माइनस 10 j कैप माइनस 5 k कैप। इसे क्या बोलोगे भाई? अब यहां भी कई लोग गलती करेंगे, देखिएगा, माइनस लगाए ना, यहां भी गलती होती है, इसलिए गलतियां सीख लेनी है। ये जोड़ घटाना नहीं है, ये जोड़ना और घटाना नहीं है। हाँ, सुहानी करेक्ट है भाई, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग लिखिए भाई, सभी लोग लिखिए, अपने जो समझ में आ रही है। मुझे यही तो सीखना है, मतलब यही तो देखना है। अभी मेरी जो लेक्चर है, आज का लेक्चर केवल केवल समझाने का है कि वेक्टर दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाए कि कैसे, क्योंकि लोगों को यही नहीं समझ में आता है क्या है। दो तरीकों से रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ध्यान रखना है। एक तो एरो एरो बना के दिखा देना, और एक तरीका है कंपोनेंट के फॉर्म में। दो ही तरीके चलेंगे हमेशा, वेक्टर के ऑपरेशन के दो मेथड्स बनेंगे, एक कंपोनेंट मैथमेटिकल तरीका और एक ग्राफिकल तरीका।
तो दो मेथड है, दोनों समझना बहुत जरूरी। ग्राफिकल इजी है, दिखाई दे रहा है फिगर में, वैल्यू लिख दो, डायरेक्शन दिखा दो, बट कंपोनेंट दिखता नहीं है, वो वैल्यू के रूप में लिखा होता है। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, सब लोग सही लिख रहे हैं। कई बच्चे क्या बोलेंगे, सुनिए आप मेरी बात सुनिएगा, 10 यूनिट इन एक्स माइनस 10 यूनिट इन जेड जे, ये सही नहीं है। कुछ बच्चों ने सही लिखा, हाँ बिल्कुल, देखो कई बच्चों ने बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया। निखिल कल आया, देखो अभी कल से ज्वाइन किया उसने, देखो वो एक आज आज में समझ में आ गया। मैंने पहले कहा था ना, कुछ भी पुराना नहीं इसमें फंसने वाला, इसमें सबको समझ में आएगा। मुझे इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, मुझे इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए 10 यूनिट्स कवर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस नहीं है ये, 10 यूनिट्स में बार बार वर्ड यूज बोल रहा हूँ, 10 यूनिट्स जो भी है, फोर्स है तो फोर्स का 10 यूनिट्स, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का 10 यूनिट, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट से हमको आइडिया लग जाता है कि इतनी दूरी चलेंगे, दूर दूरी, लेकिन कोई जरूरत थोड़ी, वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तीनों किलोमीटर पर आवर होंगे, तो वो डिस्टेंस से कैसे रिलेट करेंगे। लेकिन समझने के लिए हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी का 10 हिस्सा प्लस एक्स में है, 10 हिस्सा माइनस वाई में है, और 5 हिस्सा माइनस जेड में। ये बोलने से ज्यादा बेटर रहेगा कि ये बेटर रहेगा, वेलोसिटी का 10 हिस्सा एक्स में, माइनस 10 हिस्सा जेड वाई में, और माइनस 5 हिस्सा जेड में। कौन सा बेटर आपको ऑप्शन लग रहा है? पहला वाला ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है, सोच के देखिए। 10 यूनिट्स इन एक्स, 10 यूनिट्स इन माइनस वाई, हाँ 5 यूनिट्स इन समथिंग समथिंग। अब इनकी वैल्यू वैल्यू निकालना हम सीख लेंगे। तो हमको ए एक्स मिल गया, हमको ए वाई मिल गया। ए वाई क्या है भाई? वाई कंपोनेंट, इसीलिए ए एक्स ए वाई ए जेड लिखा है। एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सफिक्स है। वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ए जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सबको कंपोनेंट फॉर्म समझ में आ गया? अभी फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। कंपोनेंट फॉर्म समझना, मीनिंग समझना जरूरी है, बाकी लिखा हुआ तो ऑपरेशन तभी कर ही लेंगे। पहली बात, सबसे पहली चीज, 10 इंटू आई कैप नहीं है। पढ़ते वक्त हम 10 आई कैप बोल देंगे, लेकिन दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए 10 यूनिट्स इन आई कैप, 10 यूनिट्स इन प्लस एक्स, 10 यूनिट्स इन प्लस एक्स, 10 यूनिट्स इन माइनस वाई, 5 यूनिट्स। कई बार बच्चे बोलते हैं सर -10 है ना, हाँ हाँ -10 है, लेकिन जेड की डायरेक्शन के अपोजिट है ना ये, तो इसको बोलोगे 10 यूनिट प्लस एक्स में चलो, 10 यूनिट माइनस वाई में चलो, और 5 यूनिट माइनस जेड में चलो। इसका मतलब ये है। तो दो रिप्रेजेंटेशन हो गए आपके पास, एक कंपोनेंट फॉर्म और एक ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में आपको एरो एरो दिखा देना है, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में आपको एरोज वगैरह शो आउट कर लेना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से शो ऑफ करना है, उसके हिसाब से दिखाते हुए चलना है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, इसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए कि भाई वैल्यू दे रखी है तो कोई भी वेक्टर है, यूनिट उसकी चलेगी अपनी, किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर, न्यूटन तो न्यूटन, फलाना तो फलाना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उसके फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कंपोनेंट फॉर्म क्लियर हुआ। तो अब कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ है तो इसकी दो चीजें तो बतानी बहुत जरूरी है। क्या? इसकी वैल्यू बतानी बहुत जरूरी है, इसका यूनिट वेक्टर बताना बहुत जरूरी है। यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर के अलोंग की डायरेक्शन बतानी। तो डायरेक्शन बताने का तरीका ही ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप एक्स कैप वाई कैप आई कैप जे कैप, ये कुछ नहीं है। दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ओनली। वैल्यू और डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर दो भागों में बांट दिया जाता है, उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन का नोटेशन दे रखा है कैप, और वैल्यू का नोटेशन दे रखा है वैल्यू। तो कोई भी वेक्टर दे रखा हो तो उसको समझने का बेसिक तरीका क्या है, उसके बेसिक वैल्यू और उसकी बेसिक डायरेक्शन को निकाल दिया जाए, ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाए, अच्छी बात है। कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दो तरीके चलेंगे, ग्राफ वाला सबसे आसान है। क्यों तरीका आसान है? वैल्यू दे दी, डायरेक्शन दिखा दी। इसमें ना वैल्यू दी, वैल्यू है इसके पास। कोई क्वेश्चन पूछे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए, अब मक्खी चल के आती है सपोज 30 मीटर,
30 यूनिट चल के आती है मान लीजिए। कैसे 30 यूनिट? तुमने कौन सा 30 यूनिट बोल दिया? चलो, और छिपकली चल के आती है 20 + 20 + 10, 20 + 20 + 10। छिपकली को चलना पड़ा 50 मीटर, जबकि मक्खी को चलना पड़ा केवल 30 मीटर, लेकिन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट था वो बराबर था। मक्खी 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स और 10 यूनिट्स चल के आती है। सॉरी, मक्खी कह रहा हूं, छिपकली 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स और 10 यूनिट्स XYZ में चल के आती है, जबकि मक्खी सीधे उड़ते हुए आती है और उस कोने से हमारे सर पे बैठ जाती है। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोनों का इनिशियल और फाइनल तो सेम है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ आप लोगों को पढ़ाया गया अब तक, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बोलेंगे, अब वेक्टर बोलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग पुरानी जानकारी रखें अपनी कि शॉर्टेस्ट पाथ मक्खी वाला माना जाएगा। मक्खी का 30 मीटर है, और जबकि छिपकली चल के आ रही 20 + 20 + 10, 50 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 30 यूनिट्स। लेकिन छिपकली कितना चल रही है XYZ में? 50 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 30 यूनिट्स। तो कैसे निकलेगा? तो वैल्यू इनका सम नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया। तो वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड कितना होगा? किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होंगी। ठीक है, आज टाइम अभी बचा है, नहीं तो फिर मैं इसको कल, टाइम तो ओवर हो गया बच्चों, लगभग 10, 12, 15 हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं अभी कराऊंगा तो फिर टाइम इसको चाहिए, इसको सिखाने में टाइम चाहिए। तो आज जो मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए। कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर क्या है ये समझ में आ गया होगा। व्हाट इज वेक्टर? रिप्रेजेंट करने के तरीके क्लियर हो गए। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो तरीके दिखाए जाएंगे, एक ग्राफिकल तरीका होगा, एक कंपोनेंट तरीका होगा हमेशा। तो ये स्टैंडर्ड हमने बनाना शुरू किया, तो इसीलिए हमने 3 स्टैंडर्ड्स ले लिए, XYZ, I कैप, J कैप, K कैप। उसी में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन किया गया। अब इसकी वैल्यूज और यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन, कोसाइंस, इस वेक्टर के ऊपर अगर हमको मैथमेटिकल वैल्यूज दे रखी हैं तो हम बाकी सब कुछ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी सबको? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कल इसके ऊपर मैथमेटिकली आगे बढ़ेंगे। निखिल समझ में आ गया बेटे? हाँ, निखिल तो लिख रहा है पहले से ही है सर। और कोई एक बच्चा नया था, याशिका समझ में आ गया? याशिका क्या कह रही हो बेटे? प्लीज सेंड नोट्स। वो तो भेजूंगा ही मैं, नोट्स तो भेजता ही हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजूंगा। अब आज से लेक्चर चालू हो गया ना, अभी तक तो डाउट वूट चल रहे थे, उसका रिकॉर्ड करके क्या फायदा? डाउट्स का और इनका रिकॉर्ड करने का क्या फायदा? अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो ये तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा बेटे, शाम तक आ जाती है। ठीक है, और जो लोग रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो सोच रहे हैं शाम को पढ़ लेंगे, क्लास में नहीं रहेंगे ना, उनको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। शनाया क्लास में हो तुम? शनाया नहीं हो ना क्लास में? देखो मैंने पूछा तो कहती मैं तो रेगुलर क्लास अटेंड करती हूँ, मैंने उसको भी पॉइंट आउट किया भी था, लेकिन फिर वो कहती नहीं मैंने सारी क्लास अटेंड किया। अभी देखो क्लास में नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आप कह देते हैं कि आप क्लास में, लेकिन आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। मेरे पास पूरी अटेंडेंस है, सब कुछ देख रहा हूँ मैं, डेली चेक करता हूँ कौन गायब है कौन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शुरू में ज्वाइन करते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। वो लोग भी प्लीज माइंड रखें इन चीजों का कि ऐसा नहीं करना है। पूरी क्लास अटेंड कीजिए, लेक्चर, वीडियो लेक्चर के रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जाना है, अपने सिंपल फॉर्म में चलना है। ठीक है ना? डन। अब आगे कल हम पूरे वेक्टर्स के पूरे ऑपरेशंस वगैरह सीखेंगे, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे। पहले वैल्यू निकाल लेंगे इनकी, क्या वैल्यू होती है, क्या किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन सब बताना पड़ेगा ना। अभी तो केवल रिप्रेजेंटेशन सिखाया, ग्राफिकल तरीका और वैल्यू तरीका। तो वैल्यू के तरीके में आपको सब बताना पड़ेगा, इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, क्या इसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर किधर होगा, कितना एंगल बनाएगा एक्स से, कितना एंगल बनाएगा वाई से, उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। फिर ऑपरेशंस पे आ जाएंगे, जोड़ना घटाना। तो हर बार दो मेथड होंगे, एक ग्राफिकल मेथड, एक कंपोनेंट मेथड। हर प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर कैन बी सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स। वन अप्रोच इज अ कंपोनेंट फॉर्म, वन अप्रोच इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी कंपोनेंट, तो वो हमें सीखना है, वही सीखने वाला काम है। बाकी डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा शाम तक यूट्यूब पे।